12वीं करके इंटर किया है कि नहीं? ये तो मैं पता करूंगा, अमित शाह जी से पूछूंगा कहाँ ये डिग्री मिलती है। जी। तो वहाँ ज़रूर एक बार कोशिश करूंगा। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, और सिर्फ जुमलेबाजी है। ये देश को बेच रहे हैं, देश को फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। वो कभी होने नहीं दिया जाएगा। इसमें नौजवानों का और किसानों का मुद्दा है, और नौजवान, किसान और गरीब मिलकर इनको यहाँ से खदेड़ा करें। ये है माननीय अखिलेश जी का वचन। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, वादे तो बहुत किए जाते हैं इलेक्शन से पहले भी। जी, बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ और पूरी जनता अखिलेश जी को जानती है, 2012 से लेकर 2017 तक जो उन्होंने वादा किया वो ज़मीन पे उतार के दिया। 18 लाख लैपटॉप, कन्या विद्या धन दिए, बेरोजगारी भत्ता दिए, 108 102 नंबर एम्बुलेंस चलाया, डायल 100 चलाया, 1090 चलाया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, मेट्रो लेके आए, SCL लेके आए, अमूल लेके आए, सैमसंग लेके आए। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हम उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। हम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों का चुनावी मिजाज टटोल रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। इस बार 2017 से 2022 में कितना बदलाव उन्होंने महसूस किया है और इस बार वो क्या सोच रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आजमगढ़ पहुंचे हैं। आजमगढ़ की गोपालपुर सीट पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अक्सर आप ये देखते हैं कि जो बड़े कॉरपोरेट मीडिया चैनल्स हैं वो इन सब जगहों पर आने से बचते हैं और इन सब जगहों पर आकर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन मैंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं इन जगहों पर आऊं, यहाँ के लोगों के मुद्दों को समझूं और आप तक पहुंचाऊं। मेरे साथ फिलहाल नफीस अहमद साहब मौजूद हैं, जो यहाँ के मौजूदा समाजवादी पार्टी से MLA हैं। एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा करके उनको टिकट दिया है। आप यहाँ चारों तरफ देख भी सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे अभी इंट्रोडक्शन उन्होंने कराया था मेरा, और जिस तरह से उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया तो लग रहा था यहाँ पर पूरी सोशल इंजीनियरिंग जो हमें समाजवादी पार्टी में जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें देखने के लिए मिली, वो यहाँ पर प्रैक्टिकली भी मुझे देखने के लिए मिली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं नफीस अहमद साहब, ये भी उनका एक तारुफ है। और नफीस साहब, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। इस इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूं कि अगर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम लोग अगर किसी एक पार्टी को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी है। आप इस इलेक्शन को कितना मुख्तलिफ देख रहे हैं और किस तरह से आपको, जब लोगों से बात करें, क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है आपको? देखिए, ये इलेक्शन जो है ये परिवर्तन का इलेक्शन है, और पिछली बार भी मैं इलेक्शन लड़ा और यहाँ की महान जनता ने मुझे मौका भी दिया अपनी खिदमत करने का। इस बार कैंडिडेट तो मैं हूँ समाजवादी पार्टी का, लेकिन इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। जनता का भरोसा माननीय अखिलेश यादव पे है, और जनता ने ये तय कर लिया है कि भाजपा को हटाकर माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व की सरकार बनानी। जी, तो आपने 12वीं कर अगर आपने इंटर किया होता तो शायद आपको लैपटॉप आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को मिला होता। तो आपने 12वीं करके इंटर किया है कि नहीं? ये तो मैं पता करूंगा, अमित शाह जी से पूछूंगा कहाँ ये डिग्री मिलती है। जी। तो वहाँ ज़रूर एक बार कोशिश करूंगा। जी। कोशिश करूंगा कि अपने बच्चों को ये डिग्री दिलवा दूं, ताकि उन्हें लैपटॉप मिल जाए। जी, उन्हें लैपटॉप मिल जाए। इसके अलावा अभी आप ये देखिए कि हमने देखा एक प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि जो आतंकियों की पसंद है वो साइकिल क्यों है, ये उन्होंने कहा है। और हमने ये भी देखा कि जो गुजरात की बीजेपी की जो ट्विटर हैंडल है उससे इस तरह की एक तस्वीर जो है लगाई जाती है, ट्वीट किया जाता है, जहां पर ये दिखाया जाता है कि जो मुसलमान हैं उन्हें आप देखिए कैसे फांसी के फंदे से लटकाया गया क्योंकि वो टेरर अक्यूज हैं या उनको सज़ा मिली है। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह से भी पूरी जो अभी यहाँ का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, उसको एक दूसरी तरफ भी धकेलने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहली चीज़ तो ये बता दूं कि साइकिल जो है वो हर इंसान की सवारी है। शायद प्रधानमंत्री जी भी अपने बचपने में साइकिल चलाए होंगे, और बहुत अच्छी तरीके से, और पूरी भाजपा ने भी चलाई होगी। साइकिल ही एक ऐसी है कि सबको चलाना पड़ेगा, और आज जनता इसीलिए साइकिल को चला रही है। जहाँ तक सवाल है इन मुद्दों का, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने, नौजवानों ने, गरीबों ने
और इस देश के संविधान में भरोसा रखने वालों ने इस सारी चीज़ों को नकार दिया, क्योंकि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश गांधी के बनाए हुए वसूलों से चलेगा। और इसलिए सभी लोगों ने इन मुद्दों को किनारे रख के भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को, एकता को मजबूत करने के लिए इनकी विदाई कर दी और ये बौखलाहट से ये सब बयान दे रहे हैं। जी, शुरू में हमने देखा था अखिलेश यादव जब रथ यात्रा निकाल रहे थे, अभी भी उनकी निकल रही है, तब हमने उनके हाथ में फरसा, गदा, ये सब हमने देखा। फिर धीरे धीरे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ा तो फरसा और गदा तो उनके हाथ से चला गया, और फिर हमने देखा कि उन्होंने भाईचारे की, आपसी भाईचारे की, इस सब की उन्होंने बातें और ज़्यादा करनी शुरू की। क्या ये एक तरह की काउंटर पॉलिटिक्स करने का की गई है? जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ग़ज़वा-ए हिंद की एंट्री कराई गई है, शरिया कानून की एंट्री कराई गई है, तो आपको लग रहा है कि काउंटर पॉलिटिक्स की कोशिश की जा रही है कि अगर वो ये बात करेंगे तो हम आपसी भाईचारे की बात करेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये इलेक्शन मैं दोबारा लड़ रहा हूँ। पहले भी लड़ा और इस बार भी। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, और ये जो भी इन मुद्दों को कर रहे हैं जनता ने समझ लिया है। आज किसानों को उनका दुगना दाम चाहिए, उनको सहूलियत चाहिए, नौजवानों को नौकरी रोज़गार चाहिए, माँ और बहनों को सुरक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, इलाज चाहिए, और फिर से कोरोना जैसी महामारी ऊपर वाला ना करे दोबारा आए तो उत्तर प्रदेश उस महामारी से लड़ने का लिए तैयार रहे। वो सारी मुद्दे हैं, इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी आपको सामने दिखाया कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सभी समाज के लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं, बड़ी तादाद में। तो ये जो मुद्दे ये लाना चाहते हैं जनता ने नकार दिया, क्योंकि जनता ने ये चीज़ को समझा है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है, ये देश को बेच रहे हैं, देश को फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। वो कभी होने नहीं दिया जाएगा। इसमें नौजवानों का और किसानों का मुद्दा है, और नौजवान, किसान और गरीब मिलकर इनको यहाँ से खदेड़ा करेंगे। जी, सबसे बड़ा मसला जिसको बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से वो है लॉ एंड ऑर्डर का। ये कहा जा रहा है कि ये गुंडों की सरकार है, ये कहा जा रहा है ये आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, ये कहा जा रहा है कि आप ये देखें किसी की भैंस चोरी हो जाती थी, किसी की बकरी, तो बेटियां जो हैं बहुत सुरक्षित थीं, बाहर नहीं निकल पाती थीं, और अब आप दूरबीन से भी देखें तो आपको क्राइम नज़र नहीं आता है। सर से पैर तक जेवर पहनकर अगर लड़की 12 बजे निकल जाए तो वो महफूज अपने घर लौट आएगी। इस तरह से योगी जी ने इतना कड़क इंतज़ाम जो है कर लिया है, और बुलडोज़र की भी बात बार बार की जा रही है। आप इस पॉलिटिक्स का जवाब किस तरह से देना चाहेंगे? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप देख लें उन्नाव में क्या हुआ। मैं दो घटना बताऊंगा, उन्नाव में क्या हुआ और हाथरस में क्या हुआ। देश ने नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम खराब हुआ। जिस तरीके से एक दलित बेटी के साथ अत्याचार होने के बाद उसको इंसाफ नहीं मिला, और जब वो बेचारी अपनी ज़िंदगी से लड़ते लड़ते मौत उसकी हो गई, तो उसके घर वालों को उसको छूने नहीं दिया गया, देखने नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की तारीख में इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती, और यही चीज़ आज जनता ने महसूस कर लिया। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप बताएं, लखनऊ जैसी जगह पर हत्याएं हुई, लूट हुई, डकैती हुई, कौन सा, खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर के अंदर एक व्यापारी को पुलिस वालों ने उनकी हत्या कर दी। गोरखपुर के अंदर आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं। जब उनके नाक के नीचे ये हो रहा है, और जहाँ तक सवाल दूरबीन का है, तो बगल में वो मंत्री जी बैठे हुए थे जिनके बेटे ने निहत्थे किसानों में। ये तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आज़ाद हिंदुस्तान में कभी किसान या कोई आंदोलन करने वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई हो। ये तो कभी सुना गया होगा कि अंग्रेज़ी शासन में कभी हुआ हो, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी घटना है। इसको कभी वो अमन पसंद हिंदुस्तानी किसान कभी भूल नहीं सकता। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। हमारे नेता ने तो कई मौक़ों में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप यूपी की टॉप लिस्ट जारी कर दीजिए, तो आज तक नहीं कर पाए। ये क्यों नहीं किए? ये कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये बचाना चाह रहे थे?
क्या आपको लगता है अगर जनता आपको चुनती है और चुनकर भेजती है और समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो आपको भी अपनी पॉलिटिक्स में एक थोड़ा चेंज, एक बदलाव लाना होगा? क्योंकि अगर लोग आपको चुनते हैं तो आप ये देखें कि लोग बहुत उम्मीदों के साथ आपको भेज रहे हैं। छात्र परेशान है, अध्यापक परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम चीज़ें इसका एक काउंटर आप पेश कर पाएंगे और एक बदलाव की जो सियासत है, क्या आपको लगता है कि उसमें आप कामयाब हो पाएंगे? ये है माननीय अखिलेश जी का वचन। और मैं जहां तक जानता हूं कि वादे तो बहुत किए जाते हैं इलेक्शन से पहले भी। जी, पूरी बात कर रहा जी। हूं, मैं जहां तक जानता हूं और पूरी जनता अखिलेश जी को जानती है, 2012 से लेकर 2017 तक जो उन्होंने वादा किया वो जमीन पे उतार के दिया। 18 लाख लैपटॉप दिए, कन्या विद्या धन दिए, बेरोजगारी भत्ता दिए, 108 102 नंबर एम्बुलेंस चलाया, डायल 100 चलाया, 1090 चलाया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, मेट्रो लेके आए, एससीएल लेके आए, अमूल लेके आए, सैमसंग लेके आए, स्पोर्ट एकाना स्टेडियम बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बुनियाद रखी, मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाई, मेडिकल कॉलेज जौनपुर में बनाया, बदायूं में बनाया। तो इन तमाम सारी चीज़ों को उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है और इसीलिए मैंने कहा कि वो सारी चीज़ों समाजवादी वचन पत्र में आ गई, जिससे यहाँ के नौजवानों का, गरीबों का, किसानों का भला होगा। फिर से हमारा ये वादे तो नहीं रह जाएंगे? वाद मैंने कहा ना, माननीय अखिलेश जी ने करके दिखाया। इन्होंने संकल्प लिया था कि हम टॉपर स्टूडेंट को जो 12वीं पास करके इंटर करेंगे उनको लैपटॉप टैबलेट देंगे, दे नहीं पाए मुख्यमंत्री जी। और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18 लाख बांट दिया और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने प्रदेश के नौजवानों को हौसला अफजाई करने के लिए अपनी पार्टी फंड से उन्होंने अपने पैसे से बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तो जो कहते हैं वो करते हैं। और ये कहा जाता है कि समाजवादियों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं जी। हम जुमलेबाजी नहीं करते। तो अभी गोपालपुर की जनता के लिए आप क्या आगे और क्या करने जा रहे हैं? मैं अभी यहाँ से आई थी, हालांकि ये पूरा इंटीरियर इलाका है और मैंने देखा कि काम तो हुआ है, वो मैंने देखा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सड़कों को लेकर, इन सबको लेकर और आपको काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको जनता फिर से चुनती है तो क्या आपके पास है उनके लिए? पूरे गोपालपुर में जितनी भी सड़कों का जाल इस इंटीरियर इलाके में आपने देखा, जो हमारा ये दीवारा इलाका बोला जाता है, ये सब समाजवादियों के दौर की बनाई हुई हैं, अखिलेश यादव जी के हुकूमत में, नेताजी के। और ये जनता जानती है कि समाजवादियों की सरकार बनने पे ही यहाँ विकास होता है। और विकास ये है कि सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ जो समस्या है तहसील की, मैं मांग करता रहा, इन्होंने तहसील नहीं बनाया। हमारे यहाँ तहसील भी बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेंगे, बच्चों के लिए स्टेडियम भी बनेगा और जो सड़कें जर्जर हो गई वो भी बनेंगी। और किस तरीके से हमारे क्षेत्र में, जैसे सबसे बड़ा काम हुआ कि पिछली सरकार ने एशिया की सेकंड लार्जेस्ट चीनी मिल बनाई, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों का भला हुआ। ये हमारे क्षेत्र में दूध व्यापार से लोग बहुत जुड़े हुए हैं। सरकार बनने पर मुझे यकीन है कि माननीय अखिलेश यादव जी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जिससे हमारे उस ट्रेड से जुड़े हुए लोगों का भला हो। नौजवानों को कैसे रास्ता मिले कि वो आगे निकल कर जाएं और इस विधानसभा का नाम रोशन करें, प्रदेश का रोशन करके देश की बुनियादों को मजबूत करने का काम करें। इस पे हम लोग काम करेंगे। 2012 में लगभग 67 एमएलए जो है समाजवादी पार्टी के चुनकर गए थे। 17 में जी नहीं, 67 नहीं, 47। जी। तो लेकिन लोगों की ये शिकायत रही कि जब ख़ास तौर पर जब मुसलमानों की बात आती है और उनके इश्यूज़ की जब बात आती है तो उस तरह से उन बुलंद आवाज़ में उनको नहीं उठाया गया जिस उम्मीद से लोगों ने चुनकर उन्हें वहाँ भेजा था। आप मुझे बताइए कि अगर एक बार फिर से आपको चुना जाता है, या इससे पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपने जो मसले मसाइल, ख़ास तौर पर आज़मगढ़ की इसलिए बात होती है क्योंकि आज़मगढ़ को किसी न किसी वजह से बदनाम करने की कोशिश, उसे टारगेट करने की कोशिश जो है हमेशा से होती रही और एक बार फिर से इस इलेक्शन में भी वही करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि आपका इलेक्शन अभी दूर है, 7 मार्च को है, लेकिन वो कोशिश जारी है। तो आप अगर चुनकर जाते हैं तो किस तरह से, ख़ास तौर पर मैं मुसलमानों की बात करूं तो उनके मसलों को किस तरह से आप उठाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम समाजवादी लोग इंसानियत की बात करते हैं,
हम समाजवादी लोग इंसाफ की बात करते हैं और अत्याचार और जुल्म के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक और पार्लियामेंट तक लड़ने का काम करते हैं। इन कहीं भी जुल्म होगा, किसी के साथ जुल्म होगा, तो हम लोग जिस ट्रेनिंग से लेकर आए हैं जो समाजवाद की, हम लोग उस जुल्म के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ेंगे। और हमारी जनता ने हमें मौका दिया सेवा का, तो हमने अपनी जनता हमारी जानती है, हमारे इस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि हमने 2017 से 22 तक विधानसभा को कभी खामोश नहीं होने दिया। हर वो मुद्दे जो हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जो लोगों की परेशानियां थीं, जो इंसाफ की बात थी, उसके लिए हमने विधानसभा में भी आवाज़ बुलंद की और ज़रूरत पड़ी तो सड़क पे उतरकर हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि कहीं जुल्म हो, कहीं जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ आप लोगों को लड़ना, हम लोग लड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप चुन के दोबारा जाते हैं और 5 साल बाद में फिर से जब इलेक्शन कवर करने आऊँ तो मैं यहाँ देखूँ कि उस विकास की मैं बात करूँ जो आपके ज़रिए किया गया हो। ज़रूर ज़रूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया शुक्रिया।